और अब खबरों की तफसील। फहश फिल्म बनाने और बेचने के मामले में गिरफ्तार शिल्पा शेट्टी के खाविंद राज कुंद्रा को मुंबई की किला अदालत में पेश किया गया। कोर्ट से 6 दिन की हिरासत की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 3 दिनों के लिए हिरासत में दिया। राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में रहेंगे। वाज़ेह रहे कि राज कुंद्रा पर पर्दे के पीछे रहकर पोर्नोग्राफी की एक कंपनी चलाने और कारोबार करने का इल्जाम है। मुंबई क्राइम ब्रांच के जरिए से हवाले से ये खबर है कि इस वक्त हिंदुस्तान में फहश फिल्मों के लिए 100 साइट्स हैं, जिसमें से 50 वेबसाइट्स का राज कुंद्रा से ताल्लुक है। दिसंबर 2020 से राज कुंद्रा पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। आज दोनों अक्यूज को प्रोड्यूस किया था। कल शाम को तकरीबन 8 बजे अरेस्ट करने के बाद आज 2 बजे प्रोड्यूस किया गया और आर्ग्यूमेंट काफ़ी देर सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को ही 23 जुलाई तक रिमांड किया है पुलिस कस्टडी में। नहीं, ये तो रिमांड एप्लीकेशन का वेग एलिगेशन है, उसका सपोर्टिंग प्रूफ पुलिस ने कुछ दिया नहीं है। और जो पुलिस ने इतना हल्ला बनाया है कि पोर्नोग्राफी है, वैसा भी कोई मटेरियल कोर्ट के सामने आज प्रोड्यूस नहीं किया गया। जी, सीआरपीसी में ऐसा है कि अगर आपको किसी अक्यूज को अरेस्ट करना है, पहले आपको 41A नोटिस देना है। 41A नोटिस के तकरीब आपको 24 आवर्स या 48 आवर्स दिए जाते हैं, जिसमें आप पुलिस के सामने प्रोड्यूस हो सकते हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये कंपलसरी है आपको 41A नोटिस देना। हावेवर इस केस में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो डायरेक्टली घर पे पहुंच गए और 41A नोटिस फॉर्मेलिटी के लिए वहां दिखाई गई और इमीडिएटली अरेस्ट किया गया। गहना विशिष्ट के मुताबिक जिन वीडियोस को फहश वीडियोस बताकर इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से उनकी सेहत भी खराब हो गई, उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया, उनका बैंक अकाउंट सीज कर लिया गया, लैपटॉप को पुलिस ने जब्त कर लिया। उनका कहना है कि वो गुज़िश्ता 6 माह से जिंदगी जीना भूल गई हैं। जिस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है वो सिर्फ एडल्ट वीडियो है, फहश वीडियो नहीं है। वाज़ेह रहे कि इस मामले में गहना को भी गिरफ्तार किया गया था, वो अभी जमानत पर है। पता चला राज की अरेस्ट के बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था, जैसे कि एकता कपूर गंदी बात बनाती है, पार्च और ना जाने कितनी फिल्में हैं। इन सारी सीरीज़ में उससे भी कम बोल्डनेस है। जैसे कि कह दिया जाता है इतने वीडियोस पाए गए, उतने वीडियोस पाए गए। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। एंड कोई भी वीडियो, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो पॉर्न की कैटेगरी में आता है। मुझे लगता है मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो सारे समझदार लोग हैं और मोस्टली 18 के ऊपर के लोग हैं, जिन्हें फ़र्क समझ में आता होगा कि पॉर्न और एरोटिका में क्या फ़र्क होता है। कवर देखकर या बस ये कह दिया जाए कि ये वीडियोस मिल गए हैं किसी की गाड़ी में या किसी के लैपटॉप पे तो वो उसका मेकर है या वो पॉर्न है, ऐसा ना किया जाए। पहले वीडियोस को देखें, उसके बाद डिसाइड करें क्या है। और बाकी मुझे मुंबई पुलिस पे पूरा ट्रस्ट है, फुल फेथ है मुझे मुंबई पुलिस पे। इंडिया की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है कि गलत नहीं करेगी और चीज़ों को गलत ना शो किया जाए, जो है वही दिखाया जाए। और कोई भी वीडियो पॉर्न नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बोल्ड वीडियोस हैं, जो कि ना जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर और पता नहीं कब से बनते आ रहे हैं। अचानक से कुछ मुट्ठी भर के लोगों को उठाकर टारगेट किया जा रहा है। ना किया जाए, सच को समझा जाए और सच को ही शो किया जाए। और इन सब के अलावा अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, ना जाने पता नहीं कितने वीडियोस हैं, उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा, जो कि एक्चुअली पॉर्न की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ जितने भी वीडियोस की बातें की जा रही हैं, चाहे मुझसे रिलेटेड हो, चाहे राज कुंद्रा से रिलेटेड हो, चाहे शिल्पा शेट्टी का नाम लिया जा रहा हो बार बार, मेरी एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एरोटिका को पॉर्न से मिक्स ना किया जाए। थैंक यू। अदाकारा पूनम पांडे के मुताबिक उन्होंने राज कुंद्रा के खिलाफ 2019 में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और उसके बाद इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में धोखाधड़ी के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि ये मामला जेर समाअत है, लिहाजा मैं वो अपने बयानात को महदूद रखना पसंद करती हूँ। उन्होंने पुलिस और अदालती अमल पर मुकम्मल एतमाद का भी इजहार किया। This moment, my heart goes out to Shilpa Shetty and her kids. I can't imagine what she must be going through. So I refuse to use this opportunity to highlight my trauma. The only thing I'll add is that I filed a police complaint in 2019 against Raj Kundra
and subsequently registered a case at the Honorable High Court of Bombay against him for fraud and theft. This matter is sub judice, hence I would prefer to limit my statements. Also, I have full faith in our police and judicial process. Thank you. पार्लियामेंट सेशन के दूसरे दिन ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा आराई देखने में आई। अपोजिशन ने पेगासस जासूसी मामले में जबरदस्त आवाज बुलंद की, जांच की मांग की। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। खबर यह भी आ रही है कि जासूसी मामले पर कांग्रेस एहतजाज करेगी और मुल्क की सभी रियासतों में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम बातें रखी जाएंगी। 22 जुलाई को मुख्तलिफ रियासतों में एहतजाज होगा, असेंबलियों तक मार्च किया जाएगा। आपको बताएं कि पेगासस स्पाईवेयर मामले में राहुल गांधी समेत 300 अहम शख्सियात के फोन टैपिंग का इंकशाफ हुआ है। साथ ही 40 सहाफियों के भी फोन टैपिंग का इल्जाम है। कांग्रेस ने कौमी सलामती के लिए इसे खतरनाक करार दिया है। कांग्रेस ने इस मामले में वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है और पीएम मोदी के खिलाफ जांच का मुतालबा किया। प्रश्न संख्या 21। कांग्रेस रुकने पार्लियामान अब्दुल खालिक ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ अवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, दूसरी जानिब हुकूमत की माशी हालात को सुधारने की बजाय जासूसी में मसरूफ है। पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन कल पूरा का पूरा दिन हंगामा होता रहा और काम नहीं हुआ। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हैं कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल खालिक साहब। खालिक साहब, विपक्ष की अपोजिशन की क्या रणनीति है? आप लोग लगातार कल हंगामा होता रहा पेट्रोल डीजल को लेकर, महंगाई को लेकर और कई मुद्दों को लेकर, तो क्या रणनीति है? संसद का अधिवेशन इसलिए होता है ताकि जनता के मुद्दा संसद में उठाया जाए। कल हम लोग ने महंगाई पे बात किया, लेकिन सरकार पक्ष ने, सत्ता पक्ष ने इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। फार्म इशू में बात हुआ, उसमें भी सत्ता पक्ष जवाब देने में तैयार नहीं था। महंगाई तो जरूर इशू है, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम हमेशा बढ़ रहा है, 100 पर किया है, इसीलिए इसको दोबारा ही उठाना होगा। लेकिन पार्टी का रणनीति क्या होगा, आज थोड़ी देर बाद पार्टी का बैठक होगा, उसमें ही फैसला होगा क्या रणनीति होगा। लेकिन मुझे तो लगता है जो पेगासस ने जो रिपोर्ट निकाला, जो सारे अपोजिशन लीडर का, मंत्री का या पत्रकार का, जजेस का जो फोन हैकिंग हुआ, इस पर भी सरकार सत्ता पक्ष जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र है या स्वतंत्र है या ऑटोक्रेसी है, उसका जवाब तो जरूर देना होगा। अगर खुद का मंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है सरकार को, तब सरकार कैसे चलेगा, लोकतंत्र कैसे चलेगा? राहुल गांधी जी का फोन हैकिंग करके हम लोग को वीक करना पॉसिबल नहीं होगा। कांग्रेस हमेशा, जो अपोजिशन हमेशा जनता की मुद्दा संसद में भी उठाएगा और बाहर भी उठाएगा। कल जो संसदीय कार्य मंत्री हैं और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि जो हंगामा हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक था, दुर्भाग्यपूर्ण था और विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? आप जो यूपीए का जमाना के रिकॉर्ड देख लीजिए, वो लोग हम लोग को करने दिया था क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो वो लोग जो किया था वही हम लोग करेंगे, लेकिन ये तो जरूर करना होगा। जनता की जो मुद्दा, वो मुद्दा हमें उठाना है। एक जवाब देने से, प्रधानमंत्री जब सदन में रहे, एक जवाब देने से क्या प्रॉब्लम था कि क्यों ये महंगाई हो रहा है, ये कोविड सिचुएशन क्यों इतना डिटोरिएट हो रहा है, ये जवाब देने से क्या प्रॉब्लम था? प्रधानमंत्री को क्यों जवाब नहीं आते? हमेशा उनके मौन के बाद बोलने से नहीं होगा, कभी कभी काम के बाद भी करने होगा। लेकिन सरकार की तरफ से अगर कहें तो उन्होंने कहा था कि अगर रूल्स के तहत कोई चर्चा करना चाहते हैं तो सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। हम लोग तो रूल्स पर ही करते हैं, लेकिन वो लोग भूल गया, वो लोग भी अपोजिशन में रहे, तो अब रूल्स पर हुआ था क्या? अभी जो जनता के मुद्दा, जब प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं, हमेशा तो रूल अलाउ भी नहीं करते हैं, 173 है अलाउ नहीं होते हैं, कॉलिंग अटेंशन खूब कम ही आते हैं। तो हम लोग जब मौका मिलता है तभी जनता के मुद्दा उठाना होगा, और प्रधानमंत्री से लोग ये अपेक्षा करते हैं, सिर्फ अपोजिशन नहीं, लोग अपेक्षा करता है जनता के जवाब वो दे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर आज भी कहना चाहिए कि ये कांग्रेस के तेवर साफ हैं कि अगर सरकार चर्चा नहीं कराएगी तो अपोजिशन जो है दूसरे रास्ते अपनाएगा और सरकार को चर्चा करनी चाहिए, ये मानना कांग्रेस का है। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल खालिक का है।
कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबी हुसैन नदवी का यूपी इलेक्शन को लेकर बयान सामने आए हैं। उन्होंने बयान जारी करते हुए लिखा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और नदवतुल उलमा और वो खुद किसी पार्टी की हिमायत नहीं करते हैं। हैदराबाद में ईद उल अजहा के सिलसिले में जोशो खरोश देखा जा रहा है। अवाम ने हर साल बकरों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे की शिकायत की है। ताजरीन का कहना है कि महंगाई की मार ने बकरा मार्केट को शदीद मुतासिर किया है। एक खास रिपोर्ट। बकरीद के सिलसिले में कुर्बानी के लिए तेलंगाना के अजला से हैदराबाद के लिए बड़ी तादाद में बकरे लाए जाते हैं। 2 साल बाद हैदराबाद में ईद उल अजहा के पेश नजर बकरों और मेंढों की फरोख्त में इजाफा देखा जा रहा है। रियासत के मुख्तलिफ अजला के अलावा राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ साथ दीगर रियासतों से लारियों और दीगर गाड़ियों में बकरों की बड़ी तादाद को फरोख्त करने के लिए हैदराबाद लाया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर टेंट लगाकर बकरों और मेंढों की फरोख्त की जा रही है। मैं महाराष्ट्र का व्यापारी हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज है और मैं महाराष्ट्र से यहाँ बकरा लेके जियागुड़ा मंडी को आया हूँ। आवाम ने बकरों की कीमत में गैर मामूली इजाफे की शिकायत की है। इस मरतबा एक बकरे की कीमत तकरीबन 10,000 रुपए हो गई है। बकरे का एक जोड़ 20,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। गुज़श्ता साल इसकी कीमत 16 से 17,000 रुपए थी। हैदराबाद के मज़ाफ़ात में बकरों की कीमत शहर की बनिस्बत कम दिखाई दे रही है। एक बकरा में 12,000 मिल रहा है। यहाँ पे इतना माल बहुत महंगा मिल रहा है और कोई पब्लिक भी बहुत है। यहाँ पब्लिक ज़्यादा भी लेगा भी माल। तो पहले का अच्छा था, 4-6 रुपये माल था पूरा। इतने रेटा हैं 2019-20 में आप देखें तो 12,000 में आपको जोड़ी मिलती थी। अभी 12,000 में सिर्फ बकरा मिल रहा। अगर ये सिचुएशन में ऐसा रेट रहा, पहले तो किसी का कारोबार नहीं, पैसे नहीं, तो मुश्किल हालत में लोग। अब ये सिचुएशन में ये रेट में बकरा मिला तो नॉर्मल लोग हैं या फिर पुअर पीपल, मिडिल क्लास फैमिली वाले कैसा लेंगे बकरे इतने महंगे रहे। मतलब रेट ही नहीं, एकदम आसमान को छू रहे रेट, ऐसा रेट बोल रहे। ताजिरों का कहना है कि कोरोना वबा की वजह से बकरे की कीमत गुज़श्ता साल कम थी, ताहम इस मरतबा इसकी कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। ईंधन की कीमत में इजाफे से ट्रांसपोर्ट में इजाफा हुआ है। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से चालान भी किए जा रहे हैं। ताजिरों को ईद के मौके पर नफा के बजाय नुकसान हो रहा है। जैसे आप देख लो, पेट्रोल पे देख लो, गैस पे देख लो, हर चीज़ में महंगा हो रहा। साल में एक बार 200-300 रुपये बकरे पर बढ़ रहा। उसके बाद से आप वो बोल दे रहे गिराका महंगा है, वो तो गलत बात है। अब दुकान पे आपको 550-600 रुपये मिल रहा। वो हिसाब से हम बकरा बेच रहे और उससे ज़्यादा हम महंगा बेच रहे हैं। और हम तो क्या है, गिराक को क्या है, जो कोरोना की तरफ से जो नोटबंदी पैसों के प्रॉब्लम चलने से लोगों क्या है मालूम, महंगा समझ रहे बकरा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो मुनाफा तो नहीं हुआ है क्योंकि आने वाला जो डीजल का रेट है 97 रुपये है और आरटीओ के बॉर्डर 4 लगते हैं, जहाँ पर एक जगह पर मुझे 11,000 रुपये का फाइन हुआ और 140 किलो खाली वेट गाड़ी का ज़्यादा था। यहाँ लाने के बाद में कलेक्शन जो होने के बाद में भी यहाँ का ग्राहक बोलता है कि महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टिंग महंगा, टैक्स महंगा, आरटीओ महंगा, हर चीज़ महंगे और वो आने वाली पुलिस का खर्चा, ये सब लाके कलेक्ट करने के बाद में हमको मुनाफा होने के बजाय नुकसान ही आ रहा है। पुलिस की जानिब से बकरीद और बोनाल त्यौहार के मौके पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आवाम से ईद और त्यौहार के मौके पर गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने की अपील की है। किसी भी मसले पर डायल 100 पर कॉल करने की अपील की है। और हैदराबाद में जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल हमेशा से रही है, उसके मर्यादा के तहत सभी कम्युनिटी, पूरे शहर इस दोनों फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस विषय में हमारे तरफ से एक सजेशन भी है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो डायल 100 पे फ़ोन करें, लोकल पेट्रोल ऑफिसर्स को बताएं, ब्लू कोल्ट को बताएं, लोकल एसएचओ, एसीपी, डीसीपी को बताएं और हम लोग फ़ौरन उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर, कानून को अपने हाथ में लेने का इजाज़त किसी को नहीं है। इससे बात गड़बड़ होता है और हम लोग इसकी इजाज़त नहीं देंगे।
हम उम्मीद करते हैं कि ईद के मौके पर बकरा ताजर और खरीदारों के लिए ईद की खुशियां दोबाला हों और आलमी वबा से मुतासिर हुए कारोबार दोबारा पटरी पर आ जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अब्दुल अजीम खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी शरह 99% से तजावुज करने के बाद हुकूमत ने मजहबी मुकामात में इबादत को लेकर बड़ी रियायत दी है। मजहबी मुकामात में जहां पहले 5 लोगों के दाखिले की इजाजत थी, अब नए अहकाम के मुताबिक 50 लोग सोशल डिस्टेंस और कोविड ज़ाब्ते के बीच नमाज अदा कर सकेंगे। ईद उल अज़हा के पेश नज़र मुस्लिम समाज के जरिए हुकूमत से ईदगाह में नमाज अदा करने की इजाज़त मांगी गई थी, मगर हुकूमत ने ईदगाह को छोड़कर बाकी सभी मसाजिद में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के ज़ाब्ते के बीच 50 लोगों के नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी है। मध्य प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 99% से तजावुज़ करने के बाद मजहबी मकामात को खोलने की जहाँ बात की जा रही थी और ईद उल अज़हा के मौके पर मुस्लिम तंजीमें मुतालबा कर रही थी कि जो 5 लोगों की शराइत है उसको ख़त्म करके इसमें इजाफा किया जाए, तो मध्य प्रदेश हुकूमत ने बड़ा फैसला करते हुए 50 लोगों को मसाजिद में नमाज अदा करने की सोशल डिस्टेंस के साथ इजाज़त दी। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है उलमाए दीन मौजूद, उनसे जानते हैं कि हुकूमत के फैसले को किस तरह से देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा फैसला है हुकूमत मध्य प्रदेश की जानिब से कि 50 आदमी जो है वो मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारे में मजहबी मकामात में इबादत और पूजा कर सकेंगे। पहले 5 की थी, अब 50 की हो गई है। तो ये हम इस फैसले का खैर मकदम करते हैं हुकूमत की जानिब से और तमाम मुसलमानों से ये अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हुकूमती गाइडलाइन को मद्देनज़र रखते हुए ईद उल अज़हा की नमाज अदा करें और पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें कि कोरोना वायरस के इस बीमारी से अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और इसको ख़त्म फरमा दे। इस तौर पर जो है ये माहौल जब साजगार होगा तो तमाम चीज़ों की तरक्यात होंगी और एक बड़ा अहम फैसला है और हुकूमत ने जो है जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग बड़ा परेशान थे कि नमाज कैसे अदा की जाएगी, कैसे देखते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है कि ये जो महीना है ये हज का महीना है और इबादतों का महीना है और कल ईद उल अज़हा है, कुर्बानी भी है। तो ऐसे वक्त में कि हम लोग हज से भी दूर हैं क्योंकि हज हो नहीं रहा कोरोना की वजह से और कुर्बानी की वजह से भी क्योंकि 2 साल पिछले 2-3 साल से लॉकडाउन और ये सब कोरोना की नज़र कई चीज़ें हो चुकी हैं, हमने अपनों को खोया है और परेशानी वसाइल ना होने की वजह से कुर्बानी की भी कमी हो रही है। ऐसे वक्त में मसाजिद को खोल देना और उसमें 50 लोगों को नमाज पढ़ने की गाइडलाइन दे देना, ये हुकूमत का ईद उल अज़हा के लिए, मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा है। मैं ये तोहफ़ा कहूँगा।